अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर अम्माद शुजात आपकी खिदमत में हाजिर है। फार्मर्स की तरफ से बार बार क्वेश्चन किया जाता है कि उनके एनिमल्स के लिए कौन सा और कैसा सीमन बेहतर रहेगा और वो अपने फार्म के लिए कैसा बुल सिलेक्ट करें। इस पर गुजारिश है कि सबसे पहले तो आप जो सीमन सिलेक्ट करें वो A2 होना चाहिए। हम अपनी नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड पर यूज़ करें वो सीमन या हॉलिस्टन फ्रीजियन पर। सेकेंडली, बहुत सादा ज़ुबान में जो भी आप बुल सिलेक्ट करें उसके ट्रेड्स पॉजिटिव होने चाहिए। आम फार्मर को समझाने के लिए सादा ज़ुबान में यही है कि जो बार्स आप ये देख रहे हैं ये इंतहाई दाईं जानिब होनी चाहिए, राइट साइड को होनी चाहिए। अगर ये बार्स जो हैं ये लेफ़्ट साइड या बाईं जानिब की तरफ हैं तो ऐसे में मार्केटर आपको वो स्ट्रा मुफ्त भी दे तो ये सीमन ना ले, क्योंकि इसके ट्रेड्स नेगेटिव में हैं। खा मार्केटर कहे कि सीमन से पैदा होने वाली बछड़ी की टांगें पीतल की होंगी या सीना बहुत चौड़ा होगा, आप सिर्फ वही सीमन यूज़ करेंगे जिसके ट्रेड्स पॉजिटिव में होंगे। नेगेटिव ट्रेड वाला बुल जो है वो आपके हर्ड को फिनोटिपिकली तबाह कर देगा और आपके जानवर को देखने में भी जानवर अजीब सा नज़र आएगा, जैसे कुब्बा सा दिखाई देता है एनिमल। और ये जो ट्रेड्स हैं नेगेटिव, ये फिनोटिपिकली कोई इतने सूट नहीं करते एनिमल को, ना इससे एनिमल की कोई इम्प्रूवमेंट आती है, देखने में एनिमल अट्रैक्ट नहीं करता। जैसा कि यूज़ हो रहे हैं यही बुल जो हैं पॉजिटिव ट्रेड्स वाले कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जो आप हर्ड्स देखते हैं कि ओपन रिब्स के साथ एनिमल खड़ा है, थर्ल उसकी स्ट्रॉन्ग है, एनिमल बिल्कुल फिट है, देखने में अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वही सीमन उन्होंने यूज़ किए होते हैं जिनके ट्रेड्स पॉजिटिव में हैं। पाकिस्तान में ये बहुत कम अवेलेबल होंगे क्योंकि पाकिस्तान तो ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कोटा लेकर, और जो कलिंग वाले A1 A2 A1 A1 वगैरह बुल हैं उन्हें डुप्लीकेट करके पाकिस्तान में सेल कर रहा है। इस पे थोड़ा सा जो है ना स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर फार्मर इस पे बार बार इसरार करेगा तो यकीनी तौर पर वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान में भी अच्छे सीमन अवेलेबल होंगे। सेकेंडली, हेल्थ इश्यूज़ जो हैं ये जेनेटिक्स की वजह से कम है और हमारी मैनेजमेंट और फीडिंग की वजह से ज़्यादा है। ये ऐसा नहीं है कि हॉलिस्टन फ्रीजियन में हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हैं तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये ज़्यादातर पुअर मैनेजमेंट के बायस होते हैं प्रॉब्लम। हमने क्रास और काले खुरों वाले जानवरों में भी लेमनेस और मस्टाइटस के प्रॉब्लम ठीक ठाक देखे हैं। अगर आप एनिमल को प्रोडक्शन के लिए पुश नहीं करते तो हेल्थ और DPR दोनों ही डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। अगर आप क्लोज़अप मैनेजमेंट पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, एनिमल को ओवर फीड करेंगे, गर्मियों में लैक्टेशन लेंगे, पुअर क्वालिटी फीड करवाएंगे, चिचड़ों के रहमो करम पर छोड़ देंगे आप एनिमल को, तो फिर हर एनिमल ही DPR नेगेटिव है। सो मैनेजमेंट इज़ द गेम चेंजर। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ऑस्ट्रेलियन कैटल हीट रेजिस्टेंट है। हम कंफ्यूज हैं, क्या करें मेरे भाई। हर वो कैटल जो सब्ज़ चारा खाए, वंडा कम खाए, कम दूध दे और सर्दियों में अपनी पीक प्रोडक्शन दे, वो हीट रेजिस्टेंट है। ये डेफिनेशन आप याद रख लें। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन गायें जो इंपोर्ट होके आती हैं, फर्स्टली उनकी काविंग अप्रैल से जुलाई तक होती है। वो इसी वजह से है कि पाकिस्तान में जो मौसम है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपोजिट है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तब गर्मियाँ होती हैं, पाकिस्तान में तब सर्दियाँ होती हैं। जब उनकी काविंग होनी होती है उधर सर्दियों में, वो पाकिस्तान में आ जाती हैं और पाकिस्तान में मौसम गर्मा होता है। फीड एफिशिएंसी इससे भी डिस्टर्ब होती है कि जो हम एनिमल की काविंग जो है ये आउट ऑफ सीज़न ले लेते हैं, तो इससे भी फीड एफिशिएंसी पर डिस्टर्बेंस होती है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन कैटल ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कैटल्स। आप साहीवाल को 12-13 किलो वंडा खिला लें साहीवाल कैटल को, और 25-30 kg जो कि वो नहीं खाएगी साइलेज, थोड़ा खाएगी, लेकिन आप उसे खिला लें थोड़ा बहुत साइलेज जितना वो खाती है, तो वो भी हफ्ते 10 दिन के बाद ज़ुबान निकाल के खड़ी होगी। ये प्रॉब्लम है मैनेजमेंटल। इन्हें मैनेजमेंटली सोल्यूशन इनका है, इनका जेनेटिकली इतना कोई रोल नहीं है। अगर दूध लेना है तो फिर तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। मोटरवे पर गाड़ी चलाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। थर्ड है क्वेश्चन के फीड एफिशिएंसी कैसे बेहतर करें। सर, फीड एफिशिएंसी में आपकी जेनेटिक्स का रोल है फर्स्टली। सेकंडली ये है कि हाउ यू आर रेयरिंग योर कॉफ्स। उन्हें अगर नमोनिया या डायरिया का प्रॉब्लम हो गया या कभी भी थ्रू आउट द लाइफ टिक्स का प्रॉब्लम आ गया, पैरासाइट्स का, ब्लड पैरासाइट की कोई डिज़ीज़ आपको आ गई आपके एनिमल को, तो वो फीड एफिशिएंट नहीं रहेगा।
सेकेंडली लेमनेस मेस्टाइटिस का कभी भी प्रॉब्लम आ गया, उसकी रिटेन प्लेसेंटा हो गई तो भी आपको प्रॉब्लम रहेगा, एनिमल फीड एफिशिएंट नहीं होगा। अगर आपने हीफर को प्रॉपर वेट पर इंसेमिनेट नहीं किया तो भी आपका एनिमल फीड एफिशिएंट नहीं होगा। अगर आपकी हीफर कभी डिजीज़्ड हो गई तो भी वो फीड एफिशिएंट नहीं है। अगर आप उसे प्रॉपर फीड नहीं करवाते तो भी वो फीड एफिशिएंट नहीं रहेगी काविंग के बाद। अगर आपने क्लोज़अप अच्छा नहीं दिया, आप ट्रांजिशन प्रॉपर मैनेज नहीं कर सके तो भी आपका एनिमल जो है वो फीड एफिशिएंट नहीं है। आपका शावरिंग प्रॉपर नहीं है, आपके शेड की जो है एयर फ्लो वो प्रॉपर नहीं है, आपकी क्यूबिकल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, आप एनिमल को प्रॉपर रेस्ट टाइम नहीं दे रहे, आप एनिमल को जो है वो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पूरी नहीं है, आपकी क्वालिटी फीड नहीं है, तो भी आपका एनिमल जो है वो फीड एफिशिएंट नहीं है। ये तमाम चीज़ें मिलकर आपके एनिमल को फीड एफिशिएंट बनाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकन सीमन बेहतर है या ऑस्ट्रेलियन? ब्रदर, थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी प्रोडक्शन बुल यूज़ हो रहे हैं सारों के या तो वो बुली अमेरिकन है या उनके बाप दादा अमेरिकन है। मैक्सिमम के, सारों के नहीं, मैक्सिमम के बाप दादा अमेरिका से होंगे या वो ख़ुद अमेरिका से होंगे। और जितने भी हम शो टाइप बुल यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड वो मैक्सिमम कनेडियन होंगे। सो इन बातों पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि आपका जो बुल है उसके ट्रेड्स पॉजिटिव में होने चाहिए, तभी वो आपके फार्म पर एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। जब आपकी जेनेटिक्स स्ट्रांग होगी, उसके ट्रेड्स पॉजिटिव में होंगे। सारा कचरा पाकिस्तान में बहुत देर पहले भी आ चुका क्वालिटी के नाम पर, अब भी क्वालिटी के नाम पर वही सूरत हाल है। कोई इतनी अमेजिंग सूरत हाल नहीं बन पा रही पाकिस्तान में कि जेनेटिक्स की इम्प्रूवमेंट में कोई बेहतरी आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन एनिमल 45 लीटर की हर्ड एवरेज दे सकता है? फ़लाँ डॉक्टर साहब ने फ़लाँ डेयरी के बारे ऐसा कहा है। मेरे भाई, हमने तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं सुना कि कोई हर्ड 45 लीटर एवरेज के साथ परफॉर्म कर रहा हो। वहाँ पर भी मैक्सिमम 32-33 इधर ही चलते हैं और यही एवरेज है बेसिकली। जो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर गर्मियों का मौसम पड़ता है वहाँ पर यही एवरेज है कि एनिमल को प्रेग्नेंट भी करना होता है। जो 50 लीटर 45 लीटर हर्ड एवरेज है ये उन एरियाज़ में है जहाँ पर प्रेगनेंसी का इशू नहीं है, सारा साल मौसम ठीक ही है कि एनिमल प्रेग्नेंट हो रहा है। या वो एरियाज़ जहाँ पर कंट्रोल फार्मिंग है, कंट्रोल शेड हैं, उनकी वेंटिलेशन अच्छी है, टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे हैं, ये वो उन एरियाज़ में है जहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं है। जहाँ पर ह्यूमिडिटी है वहाँ पर कंट्रोल फार्मिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही। सो जिस हर्ड को आपने मेंशन किया है वो कनेडियन हर्ड है बेसिकली, और उन एनिमल्स पर आज भी कनाडा के सीमन ही यूज़ हो रहे हैं, खा वो ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट हुए हैं। ये वैसे ही है जैसे आप पाकिस्तान के किसी टॉप फार्म से कैटल ले जाएं नेपाल में या किसी और कंट्री में और वहाँ पर जाकर कहें कि ये पाकिस्तानी ब्रीड है, हालांकि वो कैटल अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हुई होगी और उस पर सीमन भी किसी इंपोर्टेड बुल का ही होगा। सो वो कैटल तो जेनेटिक्स परफॉर्म कर रही है ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की। बहरहाल ये है कि मार्केटर्स ने तो गंजों को कंगे बेचने होते हैं। बहरहाल खुशी इस बात की है कि डेयरी सेक्टर में कंपटीशन की फ़िज़ा कायम हो रही है, लेकिन ये कह कर कि हमारी गायें सोने का गोबर करती हैं, ऐसी मार्केटिंग मज़ीद बेयकीनी की फ़िज़ा कायम करेगी। दुआ गो हूँ अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो।